नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यासों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विवेकी राय। और बात करें विवेकी राय की, तो यह एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास निम्नांकित हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। जिनमें पहला उपन्यास है बबूल 1967 में, दूसरा है पुरुष पुराण 1975 में, दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण किया गया है। अगला है लोक ऋण 1977 में, ग्रामीण संस्कृत व आयातित आधुनिक संस्कृत के बीच जो है तनाव का चित्रण किया गया है। बात करें अगला उपन्यास, तो श्वेत पत्र है 1979 में, पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। और अगला उपन्यास है सोना माटी 1983 में, गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है समर शेष 1988 में, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा इसमें दिखाई गई है। मंगल भवन की बात करें तो 1994 में राष्ट्र निष्ठा और देश भक्ति का चित्रण इसमें किया गया है। नमाम ग्रामम 1997 में गांव की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण इसमें मिलता है। मंगल अमंगलहारी की बात करें तो 2000 में लिखा गया इनका अगला उपन्यास है। और देहरी के पार 2003 में लिखा गया बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो देखें, इसको याद करने के लिए हम लोगों को एक क्लू बनाना पड़ेगा। क्या कि विवेकी, यानी कि विवेकी माने ऐसा व्यक्ति जिसके पास विवेक हो, अच्छा भला बुरा सोचने की क्षमता जिसके पास होती है, उसे हम लोग कहते हैं विवेकी। तो विवेकी पुरुष क्या करेगा, बताइए भैया, अगर बबूल लगाएगा तो 6-7 लोगों से राय ले लेकर लगाएगा। तो बबूल लगाएगा, 6-7 लोगों से राय हो जाएगा, 6-7 यानी कि 67 में बबूल से बबूल हो जाएगा। क्या करेगा, बोले अगर कोई व्यक्ति विवेकी होगा तो 6-7 लोगों से राय लेकर के तब बबूल का पेड़ लगाएगा, क्योंकि बबूल में बहुत कांटे होते हैं ना। तो इसलिए बबूल लगाने के लिए क्या करेगा, विवेकी पुरुष जो है 6-7 लोगों से राय लेगा। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कोई लेन देन है, और इससे किसी की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। केवल किसी तरह से याद हो जाए, एकमात्र इन सभी ट्रिक का उद्देश्य मेरे द्वारा लेकर चला जा रहा है। और अगला उपन्यास है जिसकी बात हम लोग करें, पुरुष पुराण, तो 1975 में। कैसे, देखिए, जो विवेकी पुरुष होता है ना, वो 75 वर्ष की उम्र में क्या करता है, पुराण पढ़ता है। तो विवेकी पुरुष क्या करता है, 75 वर्ष की अवस्था में पुराण पढ़ता है। लोक ऋण की बात करें तो 1977 में क्या करता है, विवेकी पुरुष क्या करता है, साथ साथ क्या करता है, लोक ऋण, संसार में कुछ ऋण है, कुछ मर्यादा है, उनकी भी चिंता करता रहता है। श्वेत पत्र 1979 में, कब, जब विवेकी पुरुष क्या हो जाता है, 19 वर्ष का हो जाता है, तो जितने भी कागज पत्र आदि कागजात होते हैं, श्वेत पत्र क्या करता है, बना के रखता है। किसको देता है, अपनी जो पीढ़ी होती है उसको दे देता है। तो यहाँ पे श्वेत पत्र कहाँ से आप ले लीजिएगा, कागजात, ठीक है ना। तो विवेकी पुरुष क्या करता है कि जितने भी 79 वर्ष की अवस्था में सभी श्वेत पत्र कागजात क्या करता है, अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है, दे देता है। अगला उपन्यास है सोना माटी 1983 में। तो देखिए, सोना माटी की बात करें तो क्या, जो विवेकी पुरुष है क्या करता है, वो सोना से माटी लेता है, मतलब पैसा दे करके क्या करता है, जमीन खरीदता है, मिट्टी खरीदता है, भूमि खरीदता है, खेत खरीदता है। तो सोना से माटी, और माटी से फिर सोना बनाता है ना। तो माटी सोना मतलब जमीन ले लेगा, तो जमीन में फसल वसल उगा करके क्या करेगा, उससे पैदावार बढ़ाएगा, उससे क्या करेगा, पैसा उत्पन्न करेगा। तो वही कह रहे हैं, सोना से माटी और माटी से फिर सोना उत्पन्न करता है। कौन बोले, विवेकी पुरुष, है ना। विवेकी पुरुष का तो हो गया 1983 में। बात करें समर शेष, समर शेष 1988 में। देखिए, समर शेष की बात जैसे आप करते हैं, तो समर शेष नाम का एक उपन्यास अभी आपने आगे जाकर पढ़ेंगे आप, अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी है ना, 1980 में लिखा गया है समर शेष, ठीक है ना। तो ये समर शेष। और आप जब जाते हैं तो एक और आपको शंकर शेष जी मिलते हैं, और शंकर शेष जी का उपन्यास है एक और द्रोणाचार्य, जबकि नाटक है, एक और द्रोणाचार्य नाटक है शंकर शेष जी का, है ना। तो समर शेष 2 उपन्यासकार इस टाइटल से लिखे हैं, यानी कि एक तो अब्दुल बिस्मिल्लाह खां जी लिखे हैं, और दूसरा समर शेष जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, किसने लिखा, विवेकी राय। तो क्या कह रहे हैं कि समर में शेष कितने, बोले 88 लोग जो हैं अपने विवेक से समर में शेष हैं, यानी कि बच गए हैं। अगली बात करें मंगल भवन, तो जो विवेकी लोग हैं उनके घर में क्या होता है बताए, 94 मंगल होते हैं।
कितने? बोले उनके भवन में 94 मंगल होते हैं। और नवम ग्रामी की बात करें तो क्या करते हैं विवेकी लोग? क्या करते हैं 97 गाँव को क्या करते हैं 97 बार नमन करते हैं। और क्या करता है विवेकी पुरुष? क्या करता है 2000 अमंगल को हरता है, यानी कि 2000 अमंगल का हारी होता है। कौन? बोले विवेकी पुरुष। अगला है देहरी के पार। जो विवेकी पुरुष है वो क्या करेगा? देहरी के पार 2-3 बार जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक बार फिर आप देख लीजिएगा कि विवेकी पुरुष क्या करता है। बोले 6-7 लोगों की राय लेके बबूल लगाएगा। विवेकी पुरुष क्या करता है? जब 75 वर्ष की अवस्था में हो जाएगा तो पुराण पढ़ता है। विवेकी पुरुष क्या करता है? साथ साथ क्या करता है? लोक लड़की भी चिंता करता है। और विवेकी पुरुष जब क्या 79 वर्ष का हो जाता है तो श्वेत पत्र कागज आज जो होता है अपनी आने वाली पीढ़ी को दे देता है। और विवेकी पुरुष क्या करता है? 83 वर्ष की अवस्था में माटी से सोना और सोना से माटी खरीदता है। समर शेष 88 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विवेक से क्या करते हैं? समर में युद्ध भूमि में शेष बच जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। और विवेकी पुरुष क्या करता है? बोले 94 अपने भवन में 94 प्रकार के मंगल कार्य करते हैं और 97 ग्रामों को नमन करते हैं। 2000 अमंगल को क्या करते हैं? हरते हैं, नष्ट करते हैं। और देहरी पार क्या करते हैं? 2-3 बार जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप विवेकी राय जी के सभी उपन्यास को आसानी से याद कर सकते हैं। आगे आपको एक बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार दिखाई देंगे, भगवान दास मोरलवाल। एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो प्रकाशित कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला है काला पहाड़। 1999 में देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के जो संवेदनात्मक चित्रण है, सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण इसमें किया गया है। और अगला है बाबुल तेरे देश में 2004 में, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दरुण व्यथा का जो चित्रण है किया गया है। रेत 2008 में। कैसे याद करेंगे? तो एक ट्रिक बना लीजिए। कौन? बोले मोरल बात क्या है? नैतिकता जिसे कहते हैं। तो मोरल क्या है कि बता रहे हैं कि बाबुल के देश में कितने? बोले 2-4 दिन रहना चाहिए। मॉरलिटी यही कहती है ना। और क्यों? काला पहाड़ की बात करें तो 99 पहाड़ हैं। और क्या है? रेत है। रेत कितने हैं? 2 से 8 है। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा कि रेत कितनी? बोले बाबुल के देश में 2 रेत हैं। और कितना? बोले 99 नए काले पहाड़ हैं, है ना। तो मोरल क्या है? मोरल तो ये है कि बाबुल के देश में क्या है? 2-4 दिन रहना चाहिए। दूसरा मोरल क्या है कि रेत का घर बनाना चाहिए, 2 रेत का। और तीसरा क्या है? काला पहाड़ जो है नया होता है। ये मोरल चीज़ें हैं, है ना। मोरल है, नैतिक है। इसको आप कर लीजिएगा कि मोरल में, नैतिकता में क्या होता है? जो पहाड़ होगा वो काला होगा। नैतिकता में क्या होता है? बाबुल के घर 2-4 दिन रहना चाहिए। और रेत क्या होता है? बिल्कुल रेत के घर बनाना चाहिए। 2 से लेकर 8 तक कितने भी घर बनाइए, है ना। तो क्या होते हैं? वो रेत से बनाना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप याद करने का प्रयास कर लीजिएगा कि मोरल में पहाड़ काड़ा होता है, मोरल में क्या होता है? बाबुल तेरे देश में 2-4 दिन रहना हो चाहिए। और रेत क्या होती है? 2 से लेकर के 8 तक होती है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ थोड़ा किलो बन जाएगा। और परीक्षा में कभी आता है, जल्दी आएगा नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं कि यमुना दत्त वैष्णव और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है शैल बधू। तो यहाँ पे देखें, आप करते हैं यमुना दत्त को छोड़ दीजिए, केवल वैष्णव शैल बधू। शैल पुत्री आप कहते हैं ना, तो शैल से शैल बधू दिमाग में रख लीजिएगा। वैष्णव का संबंध किससे? शैल से है। वैष्णव शैल बस दिमाग में रख लेंगे तो आपका क्लू बन जाएगा। आगे है केशव प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है कोहबर की शर्त 1965 में। और इसी कोहबर की शर्त पर नदिया के पार पिक्चर बनी हुई है, जिसको हम लोग पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे? कि केशव क्या करते हैं? कोहबर की शर्त में 65 बार नदिया के पार गए। बस आपकी ट्रिक बन गई। केशव से हो गया केशव प्रसाद, कोहबर की शर्त से हो गया कोहबर की शर्त। इनके द्वारा लिखा गया क्या उपन्यास है। और 65 बार नदिया के पार गए, तो 65 में लिखा गया है और नदिया के पार गया, जो कि इनकी इस पर पिक्चर बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है। इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है मनहर चौहान, हिरना सांवरी 1962 में। तो देखिए क्या होता है? मनोहर माने मन को हरने वाला। कौन होता है? हिरन। सांवरी माने चंवरी या सांवरी, सांवले रंग का, यानी कि जिसपे सांवर हो, ऐसा हिरन क्या करता है? मन को खूब क्या करता है? हरता है। कब मिलते हैं? बोले 62 होते हैं ना, 62 होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मनोहर हिरन। तो मनहर कर लीजिएगा, यहाँ पे हिरना कर लीजिएगा। और चांवरी या सांवरी वाला, तो इसको दिमाग में रखे रहिएगा। आगे है योगेंद्र सिन्हा, बन के मन में 62 है। तो देखिए योगेंद्र को आप कह लीजिए योगी क्या करता है? योगी का मन जो है बन में होता है। बन के मन में क्या होना है? किसके मन में? बताइए, योगी के मन में क्या होगा? योगेंद्र के मन में क्या होगा? बन के मन में होगा। उनके मन में हमेशा बन रहता है कि बन में जाके क्या करें? निवास करें, तपस्या करें, योग करें, आदि करें। आगे है श्याम परमार,
मोरझाला 1963 में। तो देखिए 63 को हम हमेशा ट्रिक में तिरछे तिरछे लेते हैं। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा कि श्याम क्या करते हैं, परमार अपने सिर पर क्या करते हैं, मोर का झाला तिरछे तिरछे लगाते हैं। देखे होंगे ना कि जो श्याम है, श्री कृष्ण जी क्या है ना, मोर का मुकुट लगाते हैं। तो यहाँ पे श्याम ले लीजिए और क्या कर देते हैं, पर कहाँ पर, सर पे कर लीजिए, क्या करते हैं, मोर का झाला लगाते हैं तिरछे तिरछे तिरछे। तो जहाँ पे देखिएगा श्याम और यहाँ देखिएगा मोरझाला और तिरछट जैसे दिखाई देगा। आप स्कूलों की सहायता से एक प्रश्न अपना बना सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं मधुकर गंगाधर और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है मोतियों वाले हाथ 1963 में, फिर से कहो 1964 में और सुबह होने तक 1969 में। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो एक क्लू बना लीजिएगा, मधुकर। मधुकर माने मधुर है, अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है, मोती वाले हाथ। अगर किसी के हाथ में 63 मोती हो जाए तो बड़ा मधुकर होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है, अगर कोई बात मधुकर हो, अच्छी लगने वाली हो, तो उस बात को फिर से कहते हैं, बार बार कहते हैं, एक टू ट्रिक एक बन जाएगा। दूसरा मधुकर क्या होता है, अगर खूब छक्का चौका लग जाए, फिर से बार बार लग जाए छक्का चौका, तो भी मधुकर होगा। और सुबह होने पर, जब सुबह होती है तो भले उल्टे सीधे 69 काम हो, है ना, हमको 6 और 9 उल्टा सीधा होता है, इसको हमेशा ट्रिक में बनाते हैं। भले ही उल्टा सीधा काम हो, 69 काम हो, लेकिन सुबह क्या होती, बड़ी मधुकर लगती है। तो इन ट्रिक की सहायता से आप इसे भी याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं मायानंद मिश्र, माटी के लोग सोने की नैया 1967 में। देखिए माया से व्यक्ति क्या कर सकता है, देखिए माया वाला व्यक्ति जो होगा वो माया से क्या होता है, माटी, और माटी से सोना, और सोने से नाय को बना सकता है। ठीक है ना। आगे है रघुबर दयाल सिंह, त्रियुगा 1967 में। तो रघुबर क्या है, बोले रघुबर तो तीनों युग में, द्वापर, सतयुग, त्रेता, है ना, कलयुग, सब। तो आप कह सकते हैं कि तीनों युग में कौन, बोले रघुबर, तीनों युग में, है ना, 6-7 बार आ चुके हैं। बस रघुबर दयाल, क्या रघुबर क्या हुआ, तीनों युग में। आगे है रामदेव शुक्ल की बात करें तो ग्राम देवता 1982 में और विकल्प 1986 में। कैसे याद करें, तो देखिए रामदेव को आप बाबा रामदेव से ले लीजिए। बाबा रामदेव क्या कहते हैं, बोले गांव के देवता, गांव के लोग देवता हैं। किस प्रकार से, बोले 82 प्रकार से देवता हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास 86 विकल्प हैं, ढेर सारे विकल्प हैं, है ना। बाबा रामदेव बताते हैं, आपने देखा होगा, गाय के मूत्र की बात करते हैं, गाय के गोबर की बात करते हैं। तो इन सबको क्या बताया उन्होंने कि गांव के देवता है, गांव के विकल्प है, ग्राम देवता, गांव के विकल्प। किसने बताया, रामदेव शुक्ल ने बताया। तो रामदेव शुक्ल को बाबा रामदेव जी से जोड़ दीजिए। बस केवल ट्रिक है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी तरह से याद हो जाए, बस इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। अगला जो उपन्यासकार है उनका नाम है हर गुलाल और भीतरी कुआं 1974 में। तो देखिए क्या है, कह रहे हैं कि गुलाल रंग का, हर गुलाल रंग का भीतर का कुआं क्या होता है, बिल्कुल लाल होता है, बिल्कुल गुलाल जैसा लाल है। भीतर कोई कुआं है, बस उसको दिमाग में रख लीजिएगा। वो कैसा है, बोले गुलाल रंग का है, लाल रंग का है। अगले उपन्यासकार है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में इनका नाम आता है, और इनका नाम है यशपाल जी का नाम। जबकि सबसे पहले अगर आता है तो यशपाल जी का नाम आता है, जो कि क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार और प्रगतिवादी विचारधारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो इनके प्रमुख उपन्यास कुछ इस प्रकार से हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। तो पहला उपन्यास है दादा कामरेड 1941 में, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया गया इसमें। दूसरा है देशद्रोही 1943 में, 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन इसमें देखने को मिलता है। आगे है दिव्या 1945 में, एक ऐतिहासिक काल्पनिक नाटक है। और पार्टी की बात करें तो 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन इसमें दिखाया गया है। और मनुष्य के रूप 1949 में। अमिता 1956 में एक ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच, इसके 2 भाग हैं, भाग 1 1958 में और दूसरा भाग 1960 में। पहले भाग में राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया गया है और दूसरे भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवी की भूमिका का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है 12 घंटे 1962 में, पतिव्रत संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण इसमें मिलता है। आगे है अप्सरा का सांप 1965 में, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। बात करें क्यों फंसे 1968 में, काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्र इसमें देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। तो स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीति के संघर्ष का चित्र इसमें दिखाई देता है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो देखिए एक आपको क्लू बनाना पड़ेगा। क्या,
देखिए हर व्यक्ति जानता है यशपाल, और यशपाल को आप जोड़ लीजिएगा दादा। क्या? यशपाल दादा। तो यशपाल दादा के देश में क्या हो रहा है? दिव्य पार्टी हो रही है। तो मनुष्य के रूप माने अनेक रूप से मनुष्य क्या करते हैं, उस पार्टी में आते हैं। कोई जो है सूट पहन के आ रहा है, तो कोई कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, कोई कुर्ता धोती पहन के आ रहा है, कोई पैंट टी शर्ट पहन के आ रहा है, घाघरा लांचा जैसा भी है, मनुष्य के रूप में अनेक रूप में आते हैं, है ना। अमिता वहाँ पे आती है, और अमिता क्या करती है? झूठा सच, झूठा सच, सच झूठा सच सोचा है ना। तो एक बार झूठा सच कहती है, फिर से झूठा कहती है, इस प्रकार से 12 घंटे कहती है, जिससे अप्सरा क्या है, श्राप दे देती है और कहती है क्यों फंस गए मेरी तेरी बात के चक्कर में, है ना। तो फिर क्या हो गया कि यशपाल दादा के देश में क्या होती है, एक देश में दिव्य पार्टी होती है, जिसमें मनुष्य के रूप में अलग अलग रूप में, है ना, बहुत से लोग आते हैं। अमिता भी झूठा सच कहती है 12 घंटे, जिससे अप्सरा श्राप दे देती है कि क्यों फंस गए तेरी मेरी उसकी बात में। तो इस प्रकार से आप इनके जो है क्रम को देख सकते हैं। और बात करें दादा के देश में कॉमेडी, तो 41 कॉमेडी होती है, कॉमेडी है। विद्रोही बोले 43 लोग हो जाते हैं। दिव्या बोले 45 वर्ष की है। पार्टी 46 पर स्टार्ट होती है ना, 46 पार्टियां हो जाती है। मनुष्य कितने रूप? बोले 49 रूप है। अमिता 56 की है। झूठा सच पहला 58 में, और दूसरा झूठा सच 60 में, है ना। 12 घंटे, बोले 12 घंटे 62, 12 62, 12 62, 12 घंटे 62। अप्सरा का स्वरूप कितना? बोले 65 श्राप दे देती है। क्यों फंसे? 68 लोग। और तेरी मेरी बात बोले 74 में। तो तेरी मेरी बात की जो प्रकाशन हुआ 1974 में, और 1976 बार में, यानी कि 1976 में क्या होती है, इसी तेरी मेरी बात पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो 76 बार हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं ना, तेरी मेरी बात, उसकी बात कितनी बार? बोले 76 बार। तो इस वर्ष 1976 में इस पर क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बात करें, झूठा सच के 2 भाग हैं। इनमें प्रथम भाग की बात करें तो प्रथम भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। देखिए मित्रों, अगर कहीं भी ऐसी बात आती है देश के लिए, तो सबसे पहले क्या वतन और देश है, उसके बाद देश का भविष्य है। दिमाग में रख लीजिए, पहले क्या? वतन और देश, उसके बाद क्या? देश का भविष्य, है ना। दिमाग में रखिएगा। तो झूठा सच के 2 भाग हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मनमथ नाथ गुप्त की। तो मनमथ नाथ गुप्त के कुछ उपन्यास निम्नलिखित हैं, जिन्हें हम लोग देखेंगे। पहला उपन्यास है बहता पानी, दूसरा है चक्की, तीसरा है आस्तीन के सांप, चौथा है शहीद और सौदे, पांचवा है षड्यंत्र, और छठा है रात और दिन, सातवां है आधी रात की अतीत, और आठवां है अल जुल्फिकार, नौवां है अच्छा ख्याल अच्छा है, 10वां है तोड़म फोड़म, और 11वां है दिन दहाड़े, 12वां है शहादत नामा। अब इन सबको कैसे याद किया जाए? तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें मनमथ नाथ की, मन को मथने वाला, है ना। मन को मथने वाला कामदेव भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? मनमथ। मन को कौन मथता है? बताइए, बहता हुआ पानी अगर दिखाई दे जाए तो मन को मथ देता है। चक्की जब चलती है ना, चक्की देखे होंगे, चक्का चक्का पहिया जिसे कहते हैं, चक्किया, चक्की चलती है तो मन को मत देती है। आस्तीन का सांप, कोई आपका विश्वसनीय मित्र हो और आपके साथ विश्वासघात कर दे, तो भी बहुत मन में मथता है कि यार ऐसा कैसे उसने कर दिया। शहीद और सौदा, कोई सौदा व्यक्ति है, क्या हो जाए वो शहीदगी में, शहीद है ना, सौदे में शहीद हो जाए, मर जाए, है ना, सौदे में, तो भी मन को मथता कर यार उसको मरना ही था, तो सौदे में क्यों मर गया, है ना। षड्यंत्र की बात करें, अगर कोई षड्यंत्र करता है ना, आपके साथ किसी के साथ, तो भी क्या करता है? मन को बहुत मथता है। दिन और रात के चक्कर में व्यक्ति बहुत मथता है। आधी रात का अतीत, अगर कोई अतीत आधी रात को आ जाए तो भी बहुत मथता है कि आधी रात को क्यों आए, कैसे आए, क्या करें क्या ना करें, ठीक है ना। और अल जुल्फिकार, तो देखिए कोई व्यक्ति कैसा होगा, है ना, अगर जुल्फ वाला है, बड़ी बड़ी जुल्फे रखा हुआ, तो भी मन को मथता है कि इतनी बड़ी जुल्फ क्यों रखा है, क्या करता क्या नहीं। और अच्छे ख्याल के लिए, अच्छा ख्याल जब आप सोचते हैं तो मन बहुत मथता है, कौन सा ख्याल अच्छा है कौन सा बुरा है। तोड़म फोड़, अगर तोड़ फोड़ हो जाती है तो भी मन बहुत मथता है। आप देखे होंगे तोड़ फोड़ के लिए मन बहुत मथता है बाद में, है ना। और दिन दहाड़े अगर कोई कांड हो जाए तो आपकी आंखों के सामने हो जाए तो आपका मन बहुत मथता है, बहुत परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो गया। और शहादतनामा की बात करें तो देखिए, अगर किसी का शहादतनामा, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके शहादतनामा को अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो भी बहुत मथता है। तो मन मत से इसे दिमाग में रख लीजिएगा और इन सबको आसानी से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगले उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जो कि प्रगतवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नांकित हैं, जिनमें पहला है चढ़ती धूप 1945 में, जिसमें क्या है 1932 से 1937 तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण किया गया है। दूसरा है उल्का 1947 में, प्रेम विवाह और स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन देखने को मिलता है। तीसरा है नई इमारत 1947 में,
भारत छोड़ो आंदोलन की बात इसमें की गई है। तो इनको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। चढ़ती धूप में कोई कहाँ गया, बोले रामेश्वर शुक्ल अंचल। चढ़ती धूप में कितनी बार, बोले 45 बार गया। कौन, रामेश्वर शुक्ल अंचल के पास। दूसरा क्या है, उल्का में 47 बार। उल्का उल्का आई तो क्या हुआ, तो भी 47 बार कौन गया, रामेश्वर शुक्ल के अंचल में गया। और क्या हुआ 1947 में, क्या हुआ, बोले नई इमारत को छोड़ करके, नई बिल्डिंग को छोड़ करके अंग्रेज क्या हुए, भाग गए। भाग गए 47 में भागे है ना। तो बस भारत छोड़ो की बात आ गई। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, नई इमारत छोड़ के कौन, बोले अंग्रेज भाग गए 47 में, है ना। कब, रामेश्वर शुक्ल अंचल की कृपा से, या रामेश्वर के अंचल से, है ना। अंचल में क्या थी, जो नई इमारत थी, उस नई इमारत से अंग्रेज क्या करते हैं 1947 में छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसा क्लू दिमाग में रख लीजिएगा और आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। आगे बात करें मरुद्वीप, तो मरुद्वीप 1951 में बाल विवाह, शांति और विमल के प्रेम का चित्रण किया गया है। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, मरुभूमि जानते हैं ना, मरुस्थल में क्या होता है, 51 बाल विधवा का विवाह जो है कराया जाता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मरुभूमि पर कितना, बोले 51 बाल विधवा का विवाह कराया जाता है। ऐसा ट्रिक बना लीजिएगा बस। आगे जो बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त, जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। पहला उपन्यास शोले जिसे कहते हैं आप, 1946 में। शोले पिक्चर आप देखे होंगे ना, तो शोले दिमाग में रख लीजिएगा। भैरव क्या है, शोले 1946 में। कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्र इसमें दिखाया गया है। दूसरा है मसाल 1948 में। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्र इसमें किया गया है। अगला है गंगा मैया 1952 में। अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्र इसमें दिखाया गया है। अगला उपन्यास है जंजीरें और नया आदमी 1954 में। सती मैया का चौरा 1959 में। किसानों के शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन इसमें देखने को मिलता है। धरती 1962 में। एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्र इसमें देखने को मिलता है। आशा की बात करें तो 1963 में। कालिंदी की बात करें तो 1963 में। रंभा 1964 में लिखा गया उपन्यास है। और अगला है नौजवान 1972 में। काशी का बाबू 1987 में। भाग्य देवता 1992 में। और अंतिम अध्याय 1970 में, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी के जीवन से संबंधित उपन्यास है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद करें, तो थोड़ा सा क्लू बनाना पड़ेगा। अब देखिए, एक क्लू तो ये बन जाएगा, पहले उपन्यास के क्लू हम बना लेते हैं, फिर सन को हम लोग देखेंगे। उपन्यास का क्रम का क्लू क्या है, भैरव प्रसाद गुप्त क्या करते हैं, शोला और मसाल लेके गंगा मैया के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कोई भैरव प्रसाद है ना, अपनी कामना को पूरी करने के लिए क्या करते हैं कि शोला और मसाल लेकर गंगा मैया के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। दूसरा, जंजीरें और नया आदमी। एक नया आदमी आया है जो कि जंजीर पहना हुआ है ना, ढेर सारी जंजीरें पहना हुआ है, सीकड़ जिसे आप कह सकते हैं, है ना। तो सीकड़ पहना हुआ है, गले में चेन पहना हुआ है सोने की। वो क्या करता है, सती मैया के चौरा से धरती की आशा करते हुए कालिंदी मैया के पास जाता है। यानी कि जो नई जंजीर वाला व्यक्ति है, नई जंजीर वाला नया आदमी है, वो सती मैया के चौरा से धरती की आशा करते हुए कालिंदी नदी के पास जाता है। इन्हीं कालिंदी को यमुना भी कहा जाता है ना। तो क्या करते हैं, है ना, भैरव प्रसाद क्या करते हैं, तो भैरव प्रसाद के आपने देखा, शोला और मसाल लेके गंगा मैया के पास जाते हैं। और नई जंजीर वाला व्यक्ति जो है सती मैया के चौरा से धरती की आशा करते हुए कालिंदी मैया के पास जाता है। और आगे देखिए, एक रंभा है जो नौजवान जिसका नाम है काशी बाबू के साथ भाग को देवता मानते हुए अंतिम अध्याय तक ये लोग तैयारी करते हैं, अंतिम अध्याय तक पढ़ते हैं, अंतिम तक ट्राई करते हैं और ये सफल हो जाते हैं। तो ट्रिक यही है कि परीक्षा के समय कौन, बोले भैरव प्रसाद क्या करते हैं, शोला और मसाल लेकर के क्या करते हैं, गंगा मैया के पास जाते हैं। देखे होंगे तमाम लोग पूजा पाठ करते परीक्षा के समय। और एक नया आदमी है जो जंजीरे वाला नया आदमी है, वो क्या करता है, सती मैया के चौरा पर जाता है, फिर धरती की आशा करते हुए कालिंदी मैया के पास जाता है। लेकिन रंभा और नौजवान कौन, काशी बाबू, भाग को देवता मानते हुए अंतिम अध्याय तक पढ़ते हैं। तो ये तो इनका क्रम हो गया। अब इनके सन को कैसे याद किया जाए, तो इसकी भी एक क्लू बना लीजिएगा। शोला कौन बरसाता है, बोले जब चौका छक्का लगेगा तो बिल्कुल शोला बरसने लगता है। शोला माने अग्नि, आग बरसाते हैं ना। तो देखे होंगे जब छक्का चौका लगता है या चौका छक्का लगता है तो बिल्कुल शोला बन जाता है, शोले। मसाल को हम लोग करेंगे मिसाल। मिसाल क्या है बताए, अगर 50 में कोई व्यक्ति हर विषय में 48 नंबर पर आ जाए तो क्या है, एक मिसाल है, एक उदाहरण बन जाता है। और पूर्वांचल के गाँव का हो, पिछड़ा हुए गाँव का हो, गंगा मैया के पास बोले 52 चक्कर लगाया। कोई व्यक्ति जब परेशान था तो 52 चक्कर लगाया। जंजीरें
और नए आदमी की बात करें तो देखिए जंजीर कितने की, बोले नए आदमी जो जंजीर पहना है वो 54,000 की जंजीर पहना हुआ है, 54,000 की। सती मैया की चौरा की बात करें तो 59 बार, सती मैया के चौरा पे कितने बोले 59 बार। और आगे धरती कितनी, बोले भैया 62 बीघा धरती है ना। आशा देखिए, आशा हम लोग जब बनाते हैं तो तिरछी उल्टी सीधी तिरछी तिरछी ढेर सारी आशा बनाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, फिर आशा करते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। और कालिंदी नदी का पानी देखे होंगे वो भी तिरछे तिरछे चलता है, तिरछे तिरछे से तिरछट हो गया। रंभा, रंभा क्या बढ़ती है, बोली छक्का चौका, छक्का चौका बोलती है रंभा। और नौजवान बिल्कुल बेहतर होते हैं, नौजवान को देखे होंगे ना, बड़े बेहतर होते हैं। और बात करें काशी का बाबू तो काशी 87, काशी 87 है ना। तो काशी का बाबू क्या, बोले 87 का है, 87 है। और बात करें भाग, बोले भाग बना दे 92, 92 ना, भाग बना दे वे, भाग बना दे, भाग बना दे, 92 से बना दे। और अंतिम अध्याय 70 है ना। तो अंतिम अध्याय 17वां, यानी कि 70 अध्याय जो था उसमें कुल, तो अंतिम वाला 70 अध्याय है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से इनके क्रम को, इनके सन को और आज सभी बातों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले उपन्यास के रूप में हम लोग देखेंगे अमृत राय जी को, जो कि एक समाजवादी उपन्यासकार हैं और इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं। पहला उपन्यास है बीज 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्र इसमें देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है नागफनी का देश 1953 में प्रेम और दाम्पत्य के टकराहट का चित्र इसमें दिखाया गया है। अगला उपन्यास है हाथी के दांत 1956 में समाज के दोहरे चरित्र का यथार्थ चित्र इसमें देखने को मिलता है। जंगल 1969 में वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख की बात करें तो 1969 में जीवन में सुख दुख की जो शाश्वत समस्या का चित्र इसमें दिखाया गया है। और भटियाली की बात करें तो 1969 में अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्र इसमें दिखाया गया है। और धुआं 1977 में नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण इसमें किया गया है। अब इन सभी उपन्यास के सन को कैसा देखा जाए तो ट्रिक बना लीजिए। बीज कितने, बोले बीज 52। नागफनी के देश कितने, बोले 53 देश में। हाथी के दांत बोले 5-6 दांत में फंसा था। जंगल में कब, तब उल्टा सीधा 69 बार 69 तरफ भागा, इधर उधर भागता है। सुख दुख 69 प्रकार से होते हैं 70, और भटकता भी है 69, उल्टे सीधे 69 जगह भटकता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, बिल्कुल धुआं उठने लगता है। तो ऐसे थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगले उपन्यासकार हैं अमरकांत, जो कि एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख उपन्यास की कृतियां लिखित हैं। पहला है सूखा पत्ता 1959 में कथानायक किशड़े की प्रेम कथा का चित्र इसमें देखने को मिलता है। अगला है आकाश पक्षी 1967 में स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर विरोधों का अंकन देखने को मिलता है। काले उजले दिन 1969 में विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन देखने को मिलता है। और ग्राम सेवका 1981 में। तो इन सबको देख लीजिए कैसे। अमर से अमरकांत से आप कर लीजिए अमर हो गया। कौन, बोले सूखा पत्ता क्या हो गया, सूखे 59 पत्ते गिरकर अमर हो गए। बिल्कुल सूखे पत्ते 59 गिरकर अमर हो गए, ठीक है ना। आगे आकाश से बोले 67 पक्षी उड़कर अमर हो गए। और काले उजाले दिन बोले 69 उल्टे सीधे 69 काले उजाले दिन जो है अमर हो जाते हैं। और ग्राम सेवका क्या करती है, 81 वर्ष की अवस्था में 81 उल्टे सीधे काम करके अच्छे काम को कर लीजिएगा। 81 वर्ष की अवस्था में 81 अच्छे काम करके ग्राम सेवका क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। तो इन ट्रिक से इनको याद करने का प्रयास करिएगा। आगे हम लोग बात करें बीच की दीवार। बीच की दीवार में 81, तो देखिए बीच की दीवार को आप कर लीजिए बॉर्डर। दो देशों के बीच की जो दीवार होती है उसमें लोग कहते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर पर बोले बॉर्डर पर 81 लोग लड़ करके क्या हो गए, अमर हो गए। और अगला उपन्यास है सुखजीवी 1982 में। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा, सुख से जीते हुए कितने, बोले 82 साल तक रहते हैं। और 82 साल में सुखजीवी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। और सुंदर पाणी की पतोहू अमर हो गई। और इन्हीं हथियारों से 2-3 बार अमर हो गए। तो इन्हीं हथियारों से 2-3 बार की बात करें अमरकांत जी का, तो इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, 2003 में मिला हुआ है ना। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इस कृति पर, उपन्यास की जो कृति है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। आगे अमरकांत और श्रीलाल की बात करें तो 2011 में इनको 54वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं हथियारों पर इनको 2003 में मिला हुआ है।
आगे बात करें भीष्म साहनी की, तो बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास आपको अग्रलिखित दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को कैसे याद किया जाए, तो देखिए, पहला उपन्यास है झरोखा 1967 में, दूसरा है कड़ियाँ 1970 में, तीसरा है तमस 1973 में, चौथा है बसंती 1980 में, पांचवा है 1988 में जिसका नाम है मैयादास की माड़ी 1988 में, कुंती यानी कि कुंत 1993 में, और नीलू नीलिमा नीलूफर 2000 में। झरोखा 1967 में क्या होता है, आर्य समाज के मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कड़ियाँ 1970 में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। तीसरा है तमस 1973 में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। और बसंती 1980 में दिल्ली महानगर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गंदी बस्तियों का अंकन मिलता है। मैयादास की माड़ी 1988 में 1840 और 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। और कुंतु की बात करें तो 1993 में नारी जीवन के चिरंतर पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है। और नीलू नीलमा नीलूफर 2000 में लिखा गया इनका उपन्यास है। अब इन सबको कैसे याद करें, तो ट्रिक बना लीजिए, झक 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 तब तब मारो कुंती जब क्या हो नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। कब, बोले बोले कुंती क्या करो, कुंती तब झक मारो, झक तब मारो जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। तो झा से हो गया झक, झा से हो गया झरोखा, का से हो गया कड़ियाँ, ता से हो गया तमस, बा से हो गया बसंती, माँ से हो गया मैयादास की माड़ी, और कुंती से हो गया कुंतो जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। तो नीलू नीलिमा लोफर से हो गया नीलू नीलिमा लोफर। क्या, झक तब मारो बसंती, कब, जब नीलू और नीलिमा क्या हो जाए, लोफर हो जाए। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं। आगे बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, लेकिन इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, मार्कंडेय जी। और मार्कंडेय जी की बात करें तो इनका पहला उपन्यास है सेमल का फूल 1959 में, दूसरा है अग्निबीज 1981 में, जिसमें गांधी वाली विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन देखने को मिलता है। कैसे याद करेंगे, तो क्लू बना लीजिए। मार्कंडेय क्या करते हैं, सेमल के 59 फूल से 81 बीज निकाल करके उसको क्या करते हैं, अग्नि में डाल देते हैं। कौन, बोले मार्कंडेय सेमल के 59 फूल से 81 बीज निकालते हैं और उन सभी बीज को क्या करते हैं, अग्नि में डाल देते हैं। बस, मार्कंडेय से हो गया मार्कंडेय, सेमल से हो गया सेमल का फूल, कितने, बोले 59 से हो गया 1959 में। अग्नि बीज निकालते हैं, 81 बीज निकाल कर अग्नि में डाल देते हैं, तो अग्नि से हो गया अग्नि बीज। अगले उपन्यासकार के रूप में है जगदीश चंद्र जी, जो कि प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास अग्रलिखित हैं। पहला उपन्यास है यादों का पहाड़ 1966 में, दूसरा है धरती धन्ना अपना 1972 में, पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित इनका उपन्यास है। आगे हम लोग बात करें आधा पुल 1973 में, युद्ध की विभीषिका का जीवंत चित्रण इसमें दिखाया गया है। आगे है कभी न छोड़े खेत 1976 में, सामंती जाटों की कहानी है। मुट्ठी भर काकर 1976 में पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। बात करें टुंडा लाट 1978 में, अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है। और घास गोदाम 1985 में दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी का चित्रण है। नरक कुंड में वास 1994 में, धरती धन्ना अपना धन उपन्यास का विस्तार इसमें देखने को मिलता है। लाट की वापसी 2000 में, टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। जमीन तो अपनी थी 2001 में, दलित जीवन से संबंध कथा है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो एक क्लू बना लीजिए कि जगदीश चंद्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यादों के पहाड़ बताए अच्छे, यादों के पहाड़ अच्छे होते हैं तो याद रहते हैं। धरती धन क्या होता है, बोले धरती धन बहुत बेहतर धन होता है, तो 72 हो गया। आधा पुल, बोले 73 गिर गया था, हमारे नीचे तक गिर गया है, तो 73 से हो गया 73। कभी ना छोड़े 76, अगर आपके पास 76 बीघा खेत है तो अपने खेत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो कभी ना छोड़े 76 बीघा खेत को। मुट्ठी भर कांकर में, बोले मुट्ठी भर में कितने, बोले 76 कांकर हैं। टुंडा की लाश, बोले 78 टुंडा की लाट गिर गई है। और घास गोदाम, बोले 85 घास के गोदाम है। नरकुंड में वास, बोले नरकुंड में 94 लोग वास कर रहे हैं। लाट की वापसी, बोले 2000 में लाट की वापसी होती है। और ज़मीन तो अपनी थी, कितनी, बोले 2001 तक ज़मीन अपनी थी। तो इस प्रकार से इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे की बात करें हम लोग, तो अगले उपन्यासकार हैं विशंभर नाथ उपाध्याय, प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार हैं और इनकी प्रमुख उपन्यासिक कृतियां निम्न हैं। पहला है रीछ
1967 में, जो कि रीछ को प्रतीक बनाकर समाज में के जो शोषक वर्ग हैं उनका अंकन किया गया है। दूसरा है पक्षधर 1971 में वामपंथी आक्रोश का चित्रण किया गया है। तीसरा है जाग मच्छंदर 1983 में मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज की व्यवस्था का अंकन किया गया है। अगला है गोरख आया, है ना, और उसके आगे है दूसरा भूतनाथ 1985 में एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण किया गया है। जोगी मत जा 1989 में भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। बात करें विक्षुब्ध उपन्यास की तो 1991 में लिखा गया। कठपुतली 1992 में लिखा गया। और विश्वबाहु परशुराम की बात करें तो 1997 में लिखा गया, जिसमें परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है उपन्यास। प्रतिशोध की बात करें तो 1998 में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा। ट्रिक कुछ इस प्रकार से बन सकती है क्या कि देखिए, रीछ को आप लोग क्या मानते हैं, है ना, जो कि प्रतीक है शोषक वर्ग का। तो रीछ के पक्षधर में, रीछ का पक्षधर बन के कौन, बोले मच्छंदर और गोरख आते हैं। रीछ माने कौन, शोषित वर्ग है, इसका लोग शोषण किए हैं। तो शोषित वर्ग का पक्षधर बन के, रीछ का पक्षधर बन के कौन, मच्छंदर और गोरख आते हैं। तो दूसरा भूतनाथ कहता है कि जोगी मत जा, क्यों, क्योंकि विक्षुब्ध कठपुतली और परशुराम प्रतिशोध के लिए वहाँ पर तैयार हैं, यानी कि प्रतिशोध लेना चाह रहे हैं। किससे, परशुराम जी। और कौन, एक कठपुतली है जो कि विक्षुब्ध हो चुके हैं, वो प्रतिशोध लेने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तैयार हैं। तो रीछ का पक्षधर बन के कौन, मच्छंदर और गोरख आते हैं। तो दूसरा भूतनाथ कहता है कि जोगी वहाँ ना जाओ, क्योंकि विक्षुब्ध होकर के कठपुतली और परशुराम प्रतिशोध के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। बस यही ट्रिक है। तो आपने क्या देखा कि रीछ 67, पक्षधर 71, जोगी 83, भूतनाथ 85, जोगी मत जा 79, विक्षुब्ध 1971 और कठपुतली 1992, विश्वबाहु परशुराम 1997 और प्रतिशोध की बात करें तो 1998 में लिखा गया है। और बात करें कठपुतली की, तो कठपुतली उपन्यास से एक आपने और पढ़ा था इसके पहले देवेंद्र जी का, कि देवेंद्र जी की कठपुतली है ना, देवेंद्र जी के रथ के पहिए बताए 53 खंड हो गए थे और देवेंद्र की जो कठपुतली थी उसके 54 खंड हो गए थे। तो ये दिमाग में रखिएगा कि कठपुतली एक तो आपने क्या देखा, विशंभर का है, और दूसरी कठपुतली किसके पास थी, बोले देवेंद्र के पास थी, जिसके 54 खंड हो गए थे, मतलब 1954 में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हृदयेश की, जो कि प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास अग्रलिखित हैं। अब कैसे याद किया जाए, तो देखिए, हृदयेश का गांठ 1970 में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या 1971 में भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन किया गया है। तीसरा है एक कहानी अंतहीन 1972 में व्यवस्था के जहरीले अंतरहीन कुप्रथा का अंकन किया गया है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976 में अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। साण की बात करें तो 1981 में शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। पूर्वजन 1985 में। दंड नायक की बात करें 1990 में। कथा कथानक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का चित्रण देखने को मिलता है। पगली घंटी 1995 में जेल के परिवेश का चित्र इसमें देखने को मिलता है। किस्सा हवेली की बात करें तो 2004 में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। अब इन सबको कैसे याद करें, तो हृदय को आप कर लीजिए, हृदय में क्या हम लोग रखते हैं, बोले गांठ। अगर कोई गांठ पड़ जाए, 70 गांठ पड़ जाए, तो क्या करते हैं, वो हृदय में रखते हैं। यानी कि किसी से झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए, बवाल हो जाए, तो हम लोग गांठ क्या करते हैं, अपने साथ रखते हैं। कहते हैं ना कि रस्सी में अगर गांठ पड़ जाती है दोबारा छूटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर रिश्ते में गांठ पड़ जाती है तो 70 वर्ष तक आप कह सकते हैं कि हृदय में व्यक्ति रखता है, अर्थात उस गांठ को छोड़ता नहीं है। हत्या की बात करें, अगर 71 हत्या या 7 हत्या एक साथ देख लो, 7 हत्या एक साथ देख लो, 7 से हो गया 7, एक साथ देख लीजिए, तो क्या होगा, उसको हृदय में रखोगे, जल्दी भूलोगे नहीं, हृदय हो जाएगा। एक कहानी अंतहीन, अगर कोई एक कहानी थी जिसका कोई अंत ही नहीं था और बड़ी बेहतर हो, 72 को हम लोग कहते हैं बेहतर हो, तो उसको भी आप हृदय में रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और आगे बता रहे हैं कि सफ़ेद घोड़ा हो और उस पर 6-7 लोग, 7-6 लोग क्या हो, लाल लोग सवार हो, 7-6 लोग, 6-7 लोग क्या हो, जो लाल हो उस पर सवार हो, तो उसको भी आप हृदय में रखेंगे कि सफ़ेद घोड़े पे, है ना, 7-6 लोग क्या करते थे, जो कि सवार हैं, उस पर बैठे हैं। और साढ़ 1 से 81, 1 से
कई ढेर सारे साण हो, सब एक साइज के हो, एक तरह के हो, एक रंग के हो, एक आकृति के हो, तो क्या होगा, उससे हृदय में रखोगे, जल्दी हृदय से नहीं भूलेगा। और पूर्व जन्म की बात करें, 85 अगर कोई व्यक्ति क्या हो, पूर्व जन्म है ना, 85 पूर्व जन्म लिया हो, और तो क्या करेगा, अपने हृदय में रखेगा, अपने हृदय में रखेगा। पूर्व जन्म की बात अगर उसे याद आ जाएगी, तो 85 जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन पूर्व जन्म की बात अपने दिमाग में रखा रहेगा। और दंड नायक, अगर किसी को 90 दंड मिल जाए, 90 डंडा मिल जाए, तो उस 90 दंड को क्या करेगा, अपने हृदय में याद रखेगा। आगे बात करते हैं पगली घंटी 1995 में। देखिए क्या है, कोई व्यक्ति है जो क्या हो रहा है, पागल है, तो पगली क्या करती है, 95 घंटी जेल में रही है, तो उस 95 घंटे जेल की जो पगली घंटी है ना, पगली क्या करती है, 95 घंटे जो जेल में रही है उसे अपने हृदय में याद करती है ना। आगे कह रहे हैं किस्सा हवेली के 2-4 किस्से जो होते हैं उसे व्यक्ति हृदय में रखते हैं। आज भी आप सुनते होंगे कि राजा साहब की हवेली थी तो ऐसा होता था, वैसा होता था, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, किस्सा हवेली के 2-4 किस्से हवेली के हृदय में रखे जाते हैं। आज भी हमें आपको याद है, जो दादा और दादी ने सुनाया था, ठीक है ना। अगले उपन्यासकार की बात हम लोग करें तो बदी उजमा, जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास अग्रलिखित हैं। पहला है एक चूहे की मौत 1971 में, दूसरा है छाको की वापसी 1975 में, तीसरा है आपुरुष 1976 में, चौथा छठा तंत्र 1977 में, सभा पर्व 1994 में। बात करें चूहे की मौत की, 1971 में लिखा गया, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। दूसरा छाको की वापसी 1975 में, विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अनुभूतपूर्ण अंकन किया गया है। और आपुरुष 1976 में लिखा गया, प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन किया गया है। और छठा तंत्र 1977 में आज की जो शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। बात करें सभा पर्व 1994 में अपूर्ण उपन्यास है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो एक क्लू बना लीजिए, बदी उजमा। अब बदी उजमा क्या करते हैं, एक चूहे की मौत पर छाको और आपुरुष बन के छठे सभा पर्व में जाते हैं। कौन, बदी उजमा क्या करते हैं, एक चूहे की मौत पर छाको और आपुरुष बन के छठे सभा में जाते हैं। तो एक चूहे से हो गया एक चूहे की मौत 1971 में, छाको से हो गया छाको की वापसी 1975 में, आपुरुष से हो जाएगा आपुरुष 1976 में, छठा सभा में छठा से हो गया छठा तंत्र 1977 में, और सभा पर्व से हो गया सभा पर्व 1994 में। तो इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। बात करें बदी उजमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की जो मेटाफोर्सिक है ना नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करें मुद्रा रासस की, तो मुद्रा रासस के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख उपन्यास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें पहला है अचला एक मनः स्थिति 1975 में, भगोड़ा 1978 में, शोक संवाद 1980 में, मेरा नाम तेरा नाम 1980 में, हम सबका मनसाराम 1981 में, शांति भंग 1982 में, प्रपंच तंत्र 1985 में, दंड विधान 1986 में। अब इन सबको कैसे याद करें, तो देखिए मुद्रा रासस की बात करें तो राक्षस, और हम लोग जब नाटक पढ़ रहे थे तो नाटक में हम लोग मुद्रा रासस को एक रासस का क्लू बनाए थे कि रासस क्या होता है, बेहतर तरीके से तिलचट्टा है, यानी 72 में तिलचट्टा है, और योर्सफुल पुली है ना। 74 हम लोग पढ़े थे ना कि सातों दिन चारों घंटा है ना, चारों पहर, सातों दिन चारों पहर। मरजीवा होता है, तेंदुए की तरह आता है, प्रथम प्रस्तुति करता है अपने अवसर के लिए, और फिर क्या करता है, फिर गुफा में चला जाता है शांति के साथ, यानी कि संतोला गुफा, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। तो वही मुद्रा रासस यहाँ पे कर लीजिएगा, और उपन्यास में ट्रिक बना लीजिएगा। क्या, देखिए मुद्रा रासस की एक मन स्थिति होती है, सबके मन में क्या होती है कि अगर राक्षस की बात आती है तो 75 मन स्थिति हम लोग बनाते हैं कि राक्षस ऐसा है वैसा है ना। उसके पैर पीछे होते हैं, दांत बड़े बड़े होते हैं, काला होता है ना, खूब जोर जोर से हंसता है, ढेर सारी मतलब उसके बारे में हम लोग मन स्थिति बनाते हैं, यानी कि 75 मन स्थिति बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो मुद्रा रासस है वो भगोड़ा है, 78 घर से भाग आया है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं शोक संवाद 80 संवाद करता है, कौन, बोले मुद्रा रासस। आगे क्या है, तेरा मेरा नाम 80 बार लेता है ना, तेरा मेरा नाम 80 बार कौन, रासस लेता है। और हम सबका मनसाराम 81 बार। हम सबके मन में क्या है, एक सी दशा चलती है, भूत को लेकर के राक्षस को लेकर के हम लोगों के मन में क्या करती है, एक दशा चलती है, और रात में हम लोग राम राम करते हैं, है ना। तो सब में मनसा राम राम करने लगता है, एक सा 81, ठीक है ना, मुद्रा रासस।
और मुद्रा शस्त्र क्या करता है, 82 बार शांति भंग कर चुका है। और पास से 85, पास से प्रपंच 85 प्रपंच कर चुका है। तो उसके लिए कितना, बोले कि 86 दंड का विधान किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राक्षस के लिए बोले 75 मन स्थिति होती है। राक्षस क्या होता है, बोले 78 घर का भगोड़ा है। शोक बोले 80 शोक करता है। तेरा मेरा नाम 80 बार लेता है। और हम सबके मनसा में एक सी बात रहती है राक्षस के प्रति, और हम लोग राम राम करते हैं। शांति भंग 82 बार कर चुका है, प्रपंच 85 बार कर चुका है, और उसके लिए दंड का विधान बोले 86 दंड का विधान किया जा चुका है। तो इस प्रकार से इनके दिमाग में रख लीजिएगा और आसानी से याद हो जाएगा। आगे है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी की। तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिन्हें हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या ट्रिक है, कटा हुआ आसमान 1971 में प्रवासी मध्यम वर्गीय समाज के घुटन का विश्वसनीय अंकन किया गया है। दूसरा है मुर्दा घर 1974 में बम्बई महानगर की जो भटरानियाँ हैं उनके जीवन का यथार्थ चित्रण है। और अकाल 1997 में आज के जो दुर्दशाग्रस्त गाँव का चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए जगदम्बा माता जी से हम लोग कहते हैं, वो क्या करती हैं, कटे हुए आसमान से मुर्दा घर में अकाल मृत्यु ढेर सारे लोगों को देखते हैं। कौन, जगदम्बा कटे हुए आसमान से मुर्दा घर में अकाल मरे हुए ढेर सारे लोगों को देखती हैं। तो कटा हुआ आसमान कितना, बोले 71, मुर्दा घर में 74 लोग होते हैं, अकाल बोले 97 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिन्हें जगदम्बा माँ जगदम्बा ऊपर से देखती हैं, है ना। कटा हुआ मुर्दा घर अकाल, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं काशीनाथ सिंह जी, और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं काशी का 80, जो कि काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्र इसमें देखने को मिलता है। अपना मोर्चा 1972 में छात्र आंदोलन का चित्रण किया गया है। रेहन पर रघु और महुआ चरित्र 2011 में कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, उपन्यासकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास समरशेष 1980 में, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में, जहरवाद 1987 में, दंत कथा 1990 में, मुखड़ा क्या देखे 1996 में, और आप भी तख्यान 2008 में। अगला है राबी लिखता है, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की बात करें तो इन्होंने बताया समर में कितने शेष रहे, बोले 80। झीनी बीनी कितनी छदरी छेद रहे, बोले 86 चदरा शेष हो गया। बात करें कि जहरवाद से, बोले 87 लोग शेष है, बच गए। और बता रहे हैं कि दंत कथा, बोले 90 दंत कथा बच गई है। और मुखड़ा क्या देखें, है ना, 96 मुखड़ा क्या देखें, जो लोग दिवंगत हो गए हैं, मर गए हैं। और आप पवित्र आख्यान, बोले 2008 आप पवित्र आख्यान भी बचे हुए हैं। और राबी का लिखा हुआ कुछ रेत पे लिखी हुई चीज़ है, वो भी बच गई हैं। तो इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि दिमाग में बैठा रहे। बात करें अगले उपन्यासकार, तो संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। पहला है किसानगढ़ के आहेरी 1981 में अवध की सामंती आहेर प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। अगला है सर्कस 1984 में, सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। सावधान नीचे आग है 1986 में, झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। और बात करें धार, तो 1990 में कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण किया गया है। पांव तले की दूब 1995 में झारखंड की जनजाति और उनके आंदोलनों का चित्र इसमें देखने को मिलता है। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा कि संजीव क्या करते हैं, किशनगढ़ में आते हैं। कौन, किशनगढ़ में, और कितने 81 बार आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सर्कस करते हैं, इसमें 84 लोग आते हैं। और सावधान करते हैं कितने, बोले 86 लोगों को सावधान करते हैं कि नीचे आग है। और फिर क्या बताते हैं, धार बिल्कुल 90 की धार है, इससे बचिएगा। और पैर तले की धूप जो है वो 95 है, तो पैर तले की धूप से ही बचने की कोशिश करिएगा। कौन, संजीव बताते हैं किशनगढ़ में, बोले 81 बार आए। सर्कस दिखाए 84 लोगों को, सावधान किए 86 लोगों को, धार 90 बताए, पाँव तले पास से 95, है ना, पाँव तले कितने, बोले 95 लोगों की बात बताते हैं। आगे इनके द्वारा एक और उपन्यास दिखाई दे रहा है, जंगल, जहाँ से शुरू होता है 2000। जंगल कहाँ से शुरू होता है, बोले 2000 किलोमीटर फैला हुआ है थारू जनजाति। बस दिमाग पर रख लीजिएगा, जंगल जहाँ शुरू होता है वहाँ से कितना, बोले 2000 किलोमीटर। सूत्रधार, बोले 2003। सूत्र क्या है, 2-3 सूत्र हैं। और आकाश चंपा बोले 2, है ना, 2008। आकाश में कितनी चंपा, बोले 2008 चंपा होंगी आकाश में। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या जंगल शुरू होता है कहाँ से, 2000 किलोमीटर तक। सूत्रधार, बोले 2-3 सूत्रधार होते हैं। और आकाश में चंपा, बोले 2008 चंपा है। तो इस प्रकार से दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन बोल रहे हैं कि
देखेंगे ना तो क्या हो गया, बोले संजीव किशनगढ़ में आते हैं 81 बार, सर्कस 84 लोगों को दिखाते हैं, सावधान 86 लोग करते हैं, धार 90 बताते हैं, पाँव तले पा से पाँव से 95 पाँव तले धूप की बात बताते हैं, और जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 किलोमीटर फैला हुआ है, और सूत्रधार 2-3 लोग हैं, आकाश चंपा 2008, आकाश में चंपा कितनी है 2008 है। तो इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी उपन्यास को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।